Good morning class. Today we are going to start our chapter 17, Stars and the Solar System. पहेली and बोजो visit their grandparents' village during the summer break. पहेली और बोजो जो हैं वो अपने grandparents के घर गए summer break में, summer की छुट्टियों में. After dinner they went on to the roof of the house. डिनर करने के बाद वो छत पर चले गए. It was a clear cloudless night. बिल्कुल बादल साफ थे, एकदम साफ आसमान था. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. वो उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ ये देख कर कि इतने लार्ज नंबर ऑफ स्काई वो स्टार्स जो है इतने लार्ज अमाउंट में स्काई में देख रहे हैं. They had never seen such a beautiful scene in their city. और उन्हें ऐसा नज़ारा कभी अपने सिटी में नहीं देखा. पहली wondered why the village sky was so different from the night sky in the big cities. उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि क्यों विलेज की स्काई जो है इतनी डिफरेंट है सिटी की स्काई से. Her grandfather explained that due to the bright light, smoke and dust, the sky in big city is really clear. तो जो उसके ग्रैंडफादर हैं दादाजी ने उन्होंने बताया कि जो शहर है उसमें ब्राइट लाइट्स रहती हैं, लाइटें वगैरह चलती रहती हैं, धुआं होता है, डस्ट गंदगी होती है, उसकी वजह से बिग सिटीज़ में ये रियली क्लियर ज़्यादा साफ नहीं रहती. He also identified some objects seen in the night sky and told stories associated with them. वो उन सम ऑब्जेक्ट्स जो उन्हें नाइट स्काई में दिखते हैं उसके बारे में उन्हें कुछ बताते हैं. नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमॉस्फेयर इज क्लियर. लुक एट द स्काई ऑन द डार्क क्लियर नाइट यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद द काउंटलेस स्टार्स. आप कभी देखना एकदम नाइट जब स्काई एकदम क्लियर होगा तो आपको काफ़ी अमाउंट में क्या नज़र आएंगे, आपको बहुत सारे डॉटेड्स नज़र आएंगे और वो डॉटेड आपके क्या होंगे, स्टार्स होंगे. सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट. कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे और कुछ ब्राइट नहीं होंगे. ऑब्जर्व दैम केयरफुली. आपको उनको बहुत ध्यान से देखना है. डू ऑल ऑफ दैम अपीयर टू ट्विंकल. सारे के सारे ट्विंकल मतलब ब्लिंक करेंगे. डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल. या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आप फाइंड करोगे जो ट्विंकल नहीं करेगा. द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स. और जो ऑब्जेक्ट ट्विंकल नहीं करते वो ऑब्जेक्ट आपके होते हैं प्लैनेट्स. द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. जो मून है वो सबसे ज़्यादा तेज़ रोशनी वाला ऑब्जेक्ट है हमारी नाइट स्काई में. द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून है और बहुत अदर ऑब्जेक्ट हमारे स्काई में वो कहलाते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. जो स्टडी है सेलेस्टियल बॉडी की एसोसिएटेड है फिनोमेना से उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी. इसकी स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की. इन एशियन इंडिया आवर एंसेस्टर्स परफॉर्म मैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई. देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस फॉर देयर टाइम. जो एस्ट्रोनॉमी स्टडी करते थे सेलेस्टियल बॉडी के बारे में वो उस टाइम बहुत एडवांस थी उस टाइम में. पैसेज ऑफ द सन, stars, moon and planets in the sky help them to devise calendars and almanacs. They were often used by people in their day-to-day conduct and the better understanding of climate and rainfall patterns for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of season and festivals. आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे यहाँ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं तो जो मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल हैं वो डिपेंड होते हैं मून के ऊपर. तो जो ये हमारे एस्ट्रोनॉमी है, ये जो कैलेंडर है उसको आराम से इसकी हेल्प से बना सकते हैं. ठीक. और जैसे क्रॉप्स वगैरह बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो हमारे डिपेंड होते हैं मून पर. मून के ऊपर डिपेंड होने के बाद काफ़ी फेस्टिवल्स की डेट निकाली जाती हैं और इसकी हेल्प से ही, मून की हेल्प से ही हम कैलेंडर को भी बना सकते हैं. लेट अस ऑल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न अबाउट दैम. सबसे पहले मून के बारे में पढ़ते हैं. ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स. मून को आप कुछ दिनों तक ऐसे ही देखते रहिए. प्रेफरेबल फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट. और जिस तरह से वो अपनी एक शेप दूसरी शेप चेंज करता रहता है. मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ फुल मून. और उसको तब तक आप ऑब्जर्व करके रखो कि आपने उस दिन उसको कितने साइज़ में देखा विद डेट, और जब वो फुल कंप्लीट में हो जाएगा तब उसको देखना. ऑल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई इन विच द मून इज़ सीन. और वो डायरेक्शन भी जहाँ पे आपको मून देखने को मिल रहा है, ईस्ट और या फिर वेस्ट. ठीक. इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे. क्या रोज़ाना मून की शेप में चेंजेस आते हैं?
Are there days when the shape of the moon appears to be perfectly round? Are there days when the shape of the moon appears to be perfectly round? और क्या सारे दिनों में जो मून की शेप है वो गोल ही शेप रहती है? Are there days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? ये ऐसा भी कभी होता है कि आसमान बिल्कुल साफ होता है और कोई भी मून हमें वहाँ नज़र नहीं आता. The day on which the whole disk of the moon is visible, जब पूरा का पूरा हमें चाँद नज़र आता है उस डे को बोलते हैं फुल मून डे. Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. जब आपने देखा होगा जब एक बार मून पूरा कंप्लीट निकल आता है तो फिर वो डे बाय डे थिनर पतला होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है. On the 15th day of the moon is not visible. और जब वो पूरा कंप्लीट गोल निकलता है, राउंड शेप में निकलता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और उस 15वां दिन वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है. और जिस दिन वो बिल्कुल नज़र नहीं आता है उसको बोलते हैं उस डे को न्यू मून डे. द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई. फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन जो है स्काई में हमें चांद का नज़र आता है. दिस इज़ नोन एज क्रिसेंट मून. जो सबसे बारीक मून निकल कर आता है उस मून को बोलते हैं क्रिसेंट मून. देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे. और जब क्रिसेंट मून निकल कर आता है तो मून जिस तरह से डिक्रीज़ होता है, मतलब राउंड शेप से डे बाय डे वो डिक्रीज़ होता है, ऐसे ही जब वो क्रिसेंट में निकल कर आता है तो डे बाय डे वो इंक्रीज़ होता रहता है. और जैसे ही 15 डेज कंप्लीट होते हैं वो दोबारा से पूरा का पूरा फुल मून आ जाता है. द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून. हम पूरे मंथ उसको ऐसे ही देखते हैं कि वो क्रिसेंट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर फुल मून हो रहा है, फिर न्यू मून हो रहा है, फिर नो मून हो रहा है. ये सब जो पूरे मंथ हम देखते हैं इसी को बोलते हैं फेसेस ऑफ द मून. फेसेस ऑफ द मून प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ सोशल लाइफ. जो फेसेस हैं मून के वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे. जैसे कि दिवाली है वो न्यू मून डे पर सेलिब्रेट की जाती है. बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु नानक बर्थडे है, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं फुल मून पर. महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड ऑन द 13th नाइट ऑफ द वैनिंग मून. ईद उल फित्र इज ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग द साइडनिंग ऑफ द क्रिसेंट मून. ठीक, सब डिपेंड है, जो ये कुछ फेस्टिवल जो डिपेंड है हमारे मून पर. लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाई फेसेस ऑफ द मून अकर्स. यू हैव स्टडी इन चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट. मून जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं होती है, उसे जो रोशनी मिलती है वो सन की वजह से मिलती है. वेयर एज द सन एंड अदर स्टार्स टू. जैसे कि हमारे स्टार्स हैं और सन है उनकी अपनी रोशनी होती है, लेकिन मून का ऐसा नहीं है. वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स गेट्स रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स अस. देयरफॉर सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस. हमें वही पार्ट नज़र आता है जिस पर सन की जो है रेस पड़ती है. मून का हमें वही पार्ट नज़र आता है जिस पर सन की रेस पड़ती हैं. जिस तरह से फिगर में दिखा रहे हैं कि जो सन की रेज है वो उसके ऊपर पड़ रही हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे ऊपर आ रही हैं. आपको ये चीज़ बताई थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जब कोई चीज़ लाइट उस पर पड़ती है फिर वो हमारे पास उसका रिफ्लेक्शन आता है तब हमें नज़र आता है. ठीक, ये एक्टिविटी की हेल्प से बता रहे हैं कि हम किस तरह से मून के फेसेस को देख सकते हैं. तो मून के फेसेस को हम ऐसे ही देख सकते हैं, जिस साइड से हम खड़े हैं हमें वो साइड, जिस टाइप साइड हमारे पर रिफ्लेक्शन आएगा उसी साइड का पार्ट हमें नज़र आएगा. जिस तरह से ये फिगर है, पोजीशन ऑफ द मून इन द ऑर्बिट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फेसेस. कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून. जिस तरह से अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, बिल्कुल ऐसे ही मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है. ठीक है, जब मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो कॉमन सी बात है उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो जो अर्थ की रेज हैं वो उसके पूरी तरीके से नहीं आएंगी, तो हमें नज़र भी नहीं आएगा. स्केच दिस पोजीशन इन योर नोटबुक. इसको अपने नोटबुक बनाने की बात कर रहे हैं. इन विच पार्ट ऑफ द स्काई विल यू लुक फॉर द फुल मून. द साइज ऑफ द illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day. After the full moon day, the sunlit part of the moon visible from the earth decreases in size every day. ठीक है, जो illuminated पार्ट है मून का वो विजिबल होगा अर्थ से जब वो इंक्रीज़ होगा हर दिन. और आफ्टर न्यू मून डे के बाद, आफ्टर द फुल मून डे क्या होगा, सनलिट पार्ट ऑफ द मून जो है विजिबल होता रहेगा, डिक्रीज़ होता रहेगा अपने साइज़ में, जिस तरह से इस फिगर में बना हुआ है. ठीक, द मून कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड इट्स कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. देखो जिस तरह से अर्थ हमारी रोटेशन करती है, रेवोल्यूशन करती है, सेम ऐसे हमारा मून भी रोटेशन और रेवोल्यूशन करता है. द मून सरफेस,
The moon is a fascinating object for poets and storytellers, but when astronauts landed on the moon, they found that the moon's surface is dusty and barren. जिस तरह से मतलब जो पोइट्स हैं और स्टोरी टेलर हैं वो मून को बहुत खूबसूरती के साथ बताते हैं कि वो ऐसा है, उसके ऊपर पोएम्स वगैरह होती हैं, स्टोरीज़ वगैरह होती हैं, बट जब एस्ट्रोनॉट्स वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जो मून की सरफेस है वो बहुत ज़्यादा डस्टी है, मतलब धूल है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा वो अड्डे गड्ढे हैं, वहाँ बैरन है बिल्कुल. There are many craters of the different sizes. It is also a large number of steeps and high mountains. वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं. Some of these are as high as the highest mountains on the earth. कुछ ऐसे हैं जैसे कि हमारे अर्थ पर माउंटेन्स हैं. The moon has no atmosphere. मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना कोई वाटर है. Can any life exist on the moon? क्या लाइफ पॉसिबल है मून पर? The stars. ये तो मून का आपका टॉपिक हुआ. आपके स्टार्स. What other objects do you see in the night sky? मून के अलावा हमें और क्या ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं? There is a large number of stars in the sky. Large number of sky हमें नज़र आते हैं. Observe carefully on a dark night and from a place away from a big city. इसको हमें ऑब्जर्व करना है डार्क नाइट में और बड़े शहरों से कहीं दूर जाकर, जैसे इन्होंने गाँव में देखा था नाइट स्काई में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था, ऐसे ही. और आपको बताया है कि सिटीज़ में क्यों क्लियर नज़र नहीं आता है. Are all the stars equally bright? सारे के सारे स्टार जो हैं वो इक्वली चमकते हैं. आर दे ऑफ द सेम कलर? सारे के सारे जो हैं वो सेम कलर के हैं. इनफैक्ट स्टार्स अमिट लाइट ऑफ देयर ओन. स्टार्स की अपनी लाइट होती है. द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. जो सन है वो भी एक स्टार है. वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार्स? तो फिर ये क्यों बड़ा दिखता है और स्टार्स के कंपेयर में? विच अपीयर्स बिगर? कौन ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा? एक फुटबॉल प्लेज नियर यू. एक फुटबॉल जो आपके पास होगी, या फिर वो फुटबॉल जो आपसे डिस्टेंस पर होगी 100 मीटर की. कॉमन सी बात है, जो हमारे पास होगी वो हमें बड़ी नज़र आएगी. इसका मतलब ये है कि जो सन है वो हमारे पास ज़्यादा करीब है कंपेयर टू द स्टार्स. देयरफॉर द स्टार्स अपीयर्स टू अस लाइक पॉइंट्स. इसलिए हमें जो स्टार्स हैं वो पॉइंट्स की तरह नज़र आते हैं. द स्टार्स आर मिलियन ऑफ टाइम्स फर्दर अवे द सन देन द सन. सन से भी ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसकी वजह से ये हमें जो है वो ज़्यादा ब्राइट नज़र नहीं आते हैं. इनफैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो. जो स्टार्स हैं वो दिन के टाइम पर भी प्रेजेंट होते हैं. हाउएवर दे आर नॉट विजिबल दैन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट. बट ये हमें दिखाई नहीं देते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट रहती है. ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार्स और अ ग्रुप ऑफ स्टार इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर. ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहे हैं वो स्टार्स को स्काई में कम से कम 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा. व्हाट डू यू फाइंड? क्या फाइंड करोगे? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई? स्काई की जो पोजीशन है क्या आप डिफरेंट फाइंड करोगे? विल यू फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अ स्टार्स विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग. ठीक, जो स्टार्स हैं वो राइजेज होते हैं इवनिंग में और सेट्स होते हैं मॉर्निंग में. Why do stars appear to move from east to west? Let us find out. Paheli recall that when she is in the moving train, the nearby trees and buildings appear to move in the backward direction. उसको याद आया कि जब वो ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन आगे की तरफ जा रही होती है, जो जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे पीछे की तरफ जाते हैं. If the stars appear to move from east to west, could it mean that the earth rotates from west to east? इसका मतलब ये हुआ कि स्टार वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट हैं, तो इसका मतलब जो हमारी अर्थ है वो क्या हाँ रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट. इसी की वजह से तो ईस्ट में हमारा सन अपीयर होता है और वो छिपता है वेस्ट में. ठीक. देयर इज एक्चुअली अ स्टार, द पोल स्टार, विच इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस. जो कि बिल्कुल अर्थ की एक्सिस पे सिचुएटेड होता है, उसको बोलते हैं पोल स्टार. इट डज़ नॉट अपीयर टू मूव. ये मूव नहीं करता. ये एक्टिविटी है 17.5. इसमें इन्होंने बोला है कि आपको एक अम्ब्रेला लेनी है, उसको ओपन करने के बाद उसके ऊपर 10-15 स्टार्स जो हैं वो पेस्ट करने हैं, फिर उसको रोटेट करना है बीच में से. तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो एक्सिस वाले स्टार है वो रोटेट नहीं करेगा. तो अम्ब्रेला को होल्डिंग करना है, सेंटर रोड इन योर हैंड, ऑब्जर्व द स्टार ऑन द अम्ब्रेला. दिस इज देयर एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव. व्हाट इज द स्टार लोकेटेड? वेयर इज द स्टार? वेयर दिस स्टार लोकेटेड? कहाँ लोकेटेड है वो? बिल्कुल
एक्सिस पे, जो अर्थ की एक्सिस है वहाँ पे लोकेटेड है, इसकी वजह से ये मूव नहीं करता है। कॉन्स्टेलेशन, look at the sky for some time. Can you see some stars forming groups with shapes like those in figure 17.11? जैसे 17.11 में फिगर बनी हुई बोल रहे हैं कि आपने कभी देखे हैं ऐसे स्टार्स के ग्रुप बनते हुए। द स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप दैट हैज़ अ रिकोगनाइजेबल शेप इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन। जो स्टार्स कोई ना कोई ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकोगनाइजेबल शेप, कोई एक पर्टिकुलर शेप देते हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टेलेशन इन द नाइट स्काई, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन विच यू कैन यू सी ड्यूरिंग द समर टाइम, समर के टाइम पर आप आराम से एक कॉन्स्टेलेशन देख सकते हो, उसका नाम है अर्सा मेजर। अर्सा मेजर को हम बिग डीपर भी बोलते हैं, ग्रेट बियर भी बोलते हैं और सप्तर्षि भी बोलते हैं। ये 7 प्रोमिनेंट है, इसलिए सप्तर्षि बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 7 प्रोमिनेंट स्टार्स रहते हैं, जिस तरह से लड़की के हाथ में है। इट appears लाइक अ बिग ladle और अ क्वेश्चन मार्क। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द ladle एंड 4 इन इट्स बाउल। 4 जो है वो उसके बाउल में रहते हैं और जो 3 है वो उसके पीछे की साइड रहते हैं। इन द ऑल एशियन कल्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैव बीन एसोसिएटेड विद द वेरियस कॉन्स्टेलेशन। ठीक, जिस तरह से फिगर फर्स्ट में देखो बियर भी दिख रहा है और साथ में उनके 7 स्टार्स भी दिख रहे हैं। ठीक, ये पोल स्टार है। पोल स्टार के अगर आप पोल स्टार को फाइंड कर लोगे तो आप अर्सा मेजर को भी फाइंड कर लोगे, और अर्सा मेजर को फाइंड कर लोगे तो पोल स्टार को भी फाइंड कर लोगे। ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी जब एकदम मूनलेस नाइट होगी ड्यूरिंग समर। ठीक है, मून नहीं होगा और वहाँ पे कम से कम 9 बजे के टाइम आप अर्सा मेजर को देख सकते हैं। एकदम साफ स्काई होनी चाहिए बिल्कुल वहाँ, तब आप इसको देख सकते हैं। Orion. Orion is another well-known constellation that can be seen during the winter in the late evening. It is one of the most magnificent constellation in the sky. It also has 7 or 8 bright stars. इसके पास जो है वो 7 या फिर 8 bright stars होंगे। Orion is also called the hunter. इसको hunter भी बोलते हैं, जिस तरह से फिगर में दिख रहा है। The 4 bright stars appear to be arranged in the form of quadrilateral की फॉर्म में अरेंज होते हैं। The star Sirius, which is the brightest star in the sky, Sirius जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई में, जो कि लोकेटेड होते हैं क्लोज टू ओरियन के। To locate Sirius, imagine a straight line passing through the 3 middle stars of Orion. ओरियन के बीच में से एक लाइन जाती है। Look along this line towards to the east. This line will lead to the very bright star. It is Sirius. जहाँ पर ओरियन बन रहा होगा उसके सीध में ही सीरियस भी बन रहा होगा। ये जो स्टार है वो आपका कॉन्स्टेलेशन डज नॉट हैव ओनली 5-10 स्टार, इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार। सिर्फ 5-10 स्टार से ही कॉन्स्टेलेशन नहीं बनती है, उससे भी ज़्यादा बन सकती है। और वी कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार्स इन द कॉन्स्टेलेशन विद आवर naked eyes. All the stars which make up a constellation are not at the same distance, they are just in the same line of the side in the sky. Cassiopeia is another prominent constellation in the northern sky. It is visible during winter in the early part of the night. ये आप अभी विंटर में भी देख सकते हैं। It's look like a distorted letter W और M. आप इसको W और M लेटर की वे में भी आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। देखो W की शेप में बना हुआ है ये, और M की शेप में भी होता है। ठीक, ये आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। ये हमने आज आपका टॉपिक में क्लियर करा मून स्टार्स के बारे में, और आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लाएं और इन ओरियन को और कैसियोपिया को अभी भी देख सकते हैं। जो ओरियन है वो थोड़ा सा लेट नाइट दिखेगा, बट जो कैसियोपिया है ये आपको अर्ली नाइट में ही नज़र आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।